नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस की परीक्षा में जो प्रीलिम्स वाला पेपर होता है उसमें भी दो पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन एक का, एक सामान्य अध्ययन दो। सामान्य अध्ययन एक में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। दूसरा पेपर ये होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो, जो कि सीसैट कहलाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी कि 80 गुणे 2.5 बराबर 200 नंबर का ये होता है। ये जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं ये सीसैट का बी वाला जो सीरीज़ है उसका पेपर है। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये केवल हिंदी वाला है। इंग्लिश वाले के लिए अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे, या इसी वीडियो में ही अंतिम में इंग्लिश वाले पैसेज किस प्रकार से पूछे गए हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो सीसैट का पेपर होता है उसमें जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि जब मेंस का पेपर देने जाते हैं तो उसमें दो पेपर ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, क्वालिफाइंग हिंदी, एक क्वालिफाइंग इंग्लिश। क्वालिफाइंग इंग्लिश तो सबके लिए ज़रूरी होता है, और क्वालिफाइंग हिंदी जो है वो लोग लेते हैं जो हिंदी में मजबूत होते हैं, यानी कि एक भाषा इंग्लिश वो तो अनिवार्य होती है, और एक दूसरी भाषा लेनी होती है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से कोई एक भाषा। तो उत्तर भारतीय लोग जो है हिंदी भाषा लेते हैं मेंस के लिए, जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें सीसैट में जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो मेंस में क्वालिफाइंग वाला इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सारे क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। जो मेंस वाला क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर होता है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी टू हिंदी होते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स का सीसैट वाला पेपर होता है उसमें जो पैसेज वाला क्वेश्चन होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी में भी आते हैं इंग्लिश में भी आते हैं। पैसेज इंग्लिश से लिए जाते हैं, उसका अनुवाद करके हिंदी में किया जाता है। जो हिंदी में मजबूत होता है वो हिंदी वाला पैसेज पढ़ के उत्तर देता है, जो इंग्लिश वाले मजबूत होता है वो इंग्लिश पढ़ करके पैसेज का उत्तर देता है अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार। तो इसमें देखेंगे जो अनुदेश दिए गए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपना अंक जो अनुक्रमांक होता है उसको भरना होता है। 80 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपा हुआ है। ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपा हुआ है, यानी कि पैसेज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही, यानी कि जो OMR सीट होता है उसमें भरना होता है, और सभी प्रश्नांशों के अंक समान हैं, और दंड की गलत उत्तरों के लिए दंड की भी व्यवस्था इसमें की गई। उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, 1/3 दंड की व्यवस्था की गई है इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने कॉपी में एक टेबल बना सकते हैं। टेबल में ये बना सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं, और कितने क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, और कितने क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि जो रीजनिंग वाले होते हैं रीजनिंग से पूछे गए हैं। इस टाइप से एक टेबल बना सकते हैं, एक तरफ मैथ, एक तरफ पैसेज, एक तरफ रीजनिंग टाइप का टेबल बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं सीधा सीधा आपका रीजनिंग टाइप का है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, और वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ले सकते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया। इसमें खाली हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और किस कैटेगरी से पूछा गया है। इसका सल्यूशन आने वाली वीडियोस में करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। वो निष्कर्ष और कथन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें बताना है। कथन यह है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। पहला निष्कर्ष तो सही है कि अगर जो संख्या 2 से विभाज्य हैं और जो संख्याएं 3 से विभाज्य हैं तो वो सारी संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी, ये बात सही है। निष्कर्ष 2, सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी, ये निष्कर्ष गलत हो सकता है। तो ये निष्कर्ष कथन वाले जो हैं उसको आप देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी रीजनिंग से ही पूछा गया है। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो एक कथन और निष्कर्ष वाला ये भी, तो तीसरा प्रश्न भी रीजनिंग से पूछा गया है।
चौथा, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, यानी कि एक सीरीज दी गई है उस पर विचार करना है कि जैसे 5 1 4 7 3 ये ऐसे अनुक्रम दिया गया है, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या है, यानी कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके बाद विषम संख्या है। जैसे विषम संख्या ऐसी होती है जो 2 से ना कटें, वो विषम संख्या है। तो इसमें 5 जो है ये भी विषम संख्या है, और 5 के बाद 1 जो आया है, ये 1 जो है एक भी विषम संख्या होती है। तो पहली ऐसी संख्या मिल गई जो विषम संख्या के बाद विषम संख्या है। फिर 1 के बाद जो संख्या है वो सम संख्या है, यानी कि विषम संख्या नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 7 जो है विषम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या के बाद विषम संख्या नहीं है, यानी इसको भी छोड़ देंगे। तो ये भी तुम अपना जो है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं। मैथ्स का भी क्वेश्चन है ये, लेकिन रीजनिंग में इसको लेना ज़्यादा उचित है। अगला प्रश्न, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर इतने इधर उधर बैठा हुआ है, तो उसकी जो पंक्तियां हैं कहाँ पर बैठा हुआ है, इस टाइप से, तो इसको भी हम रीजनिंग में ले सकते हैं। छठा क्वेश्चन, 3 कथन दिए गए हैं S1 S2 और S3 नीचे दिए गए, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1 है C D से छोटा है और A से बड़ा है, D सबसे बड़ा है, A B से बड़ा है, तो प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को इसमें हल करना है। तो इस प्रश्न को भी हम रीजनिंग में रख सकते हैं। सातवां, 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर्स हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। तो इसको हम मैथ के क्वेश्चन में रख सकते हैं, इसको मैथ वाले में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 8वें प्रश्न में आए, माना कि 2 धातु के घनों P और Q क्रमशः XY आयतन है, MN द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। माना कि U = M/X और V = N/Y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ये भी मैथ का प्रश्न है। अगला, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्चे किए। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला दिया गया, निम्नलिखित 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिया गया है। अगला जो 7 क्वेश्चन है उसमें क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए, यानी 5 इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं या परिच्छेद दिए गए हैं, या इंग्लिश में पैसेज बोल सकते हैं, दिए गए हैं, को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है कि केवल परिच्छेदों पर आधारित उत्तर देना चाहिए, यानी कि अपने मन से उसका उत्तर नहीं देना है। तो परिच्छेद इसमें पढ़ेंगे पूरा, जो इसमें दिया गया FDI वगैरह इन सब के बारे में, इकोनॉमिक्स टाइप का छोटा सा परिच्छेद है, इसको पढ़ना है, फिर ये क्वेश्चन का आंसर देना है। 11वां क्वेश्चन है और उसके लिए ये 4 ऑप्शन है, यानी कि एक परिच्छेद है, एक क्वेश्चन है। ये कठिन है थोड़ा सा कि एक परिच्छेद दिया गया है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है। फिर दूसरा परिच्छेद है, दूसरे परिच्छेद में भी एक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो नोट करते चलते हैं कि पैसेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहले पैसेज से पहला, दूसरे पैसेज से दूसरा, फिर तीसरा पैसेज है यहाँ पर, तीसरे पैसेज से तीसरा क्वेश्चन, चौथा पैसेज है। हर पैसेज में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए 5 चौथे पैसेज में, ये चौथा पैसेज है। और तीसरे पैसेज में 13वां क्वेश्चन था, चौथे पैसेज में 14वां और 15वां 2 पैसेज हैं, क्वेश्चन हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन की संख्या जो होगी 5 हो गई अभी तक पैसेज में। फिर परिच्छेद 5 में ये हो गया 6वां क्वेश्चन और ये हो गया 7वां क्वेश्चन। ये जो पैसेज वाले में है परिच्छेद 5, इसका केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसमें पैसेज से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? तो यही परिच्छेद से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 7 क्वेश्चन हो गया परिच्छेद से। और ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो जाएगा अपना, यानी कि परिच्छेद से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। फिर 18वां क्वेश्चन जो है, 4 संख्याओं PQRS के संबंध में 2 कथन S1 S2 तथा उसके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 जैसे कि P R P और Q से बड़ा है, S से बड़ा नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो ये इसको हम रीजनिंग में ले सकते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है वो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 कथन S1 S2 नीचे दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है कि n एक अभाज्य संख्या है, n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। तो ये जो है ये संख्या से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन इसको हम मैथ में रख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स का ज़्यादा है। जब तक मैथ का नॉलेज नहीं होगा इसमें तो इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता। 20वां, 2 संख्याओं के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं S1 S2, उनका गुणनफल 21 है, उनका योग 10 है। तो वे 2 संख्याएं क्या हैं? ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये भी आपका मैथ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 21वां, योग। ये मान लीजिए कोई चिन्ह है, इसको मान लीजिए x मान लेते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स में प्रतीक x किस अंक को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो इस तरीके से चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ भरा जाएगा कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैथ वाला क्वेश्चन इसको मानेंगे। 22वां क्वेश्चन, यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? तो कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? यदि आपके पास 2 सीधी छड़, एक 7.5 फुट की, एक 3.25 फुट की छड़ें हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? तो इसके बारे में बताना है, कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। तो 22वां क्वेश्चन जो है ये भी मैथ के ही क्वेश्चन में इसको रखेंगे, रीजनिंग में भी रख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन, एक सीरीज दिया गया है 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम अगली संख्या होगी? तो ये अपना हो जाएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 9वां। 23वां क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स का हो जाएगा। अगला, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित हैं। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, इसको रीजनिंग वाले में रख देते हैं। 25वां क्वेश्चन, निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ड हैं उसको भरना है। जैसे यहाँ पे ए बी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऐसे करके ये लुप्त वर्ड है, तो इसको भी हम रीजनिंग में ही रखेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। 33% क्वेश्चन हासिल करना होता है, मतलब मार्क्स हासिल करना होता है सी सेट में, तो इस हिसाब से इजी है, कठिन नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, माना कि ए बी माना कि माफ़ कीजिएगा ABC और DE to F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ड 3 से बड़े हैं, भिन्न अंक को दर्शाते हैं। यदि संख्याओं का योग इतना है तो A और D मानों के बीच का अंतर क्या है? तो इसको भी मैथ में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिनके उपरांत एक प्रश्न है। 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये भी रीजनिंग में इसको रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करना है। अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक, ये मैथ का क्वेश्चन है। लड़की और लड़के इन दोनों के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक 9 अंक है, हिंदी में 8 अंक हैं, और लड़कों का क्रमशः 8 और 7 अंक हैं।
तो कुल माध्य प्राप्तांक में अंग्रेजी में दोनों मिला करके 8.8 है, तो हिंदी में क्या होगा? एक्स का मान ये पूछ रहा है, तो ये मैथ का क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा सीधा। अगला प्रश्न, एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों PQRSTU में 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। उनके 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। यू टी की पुत्री है और QR की सास है। टी अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हम मान सकते हैं। अगला, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला फिर से परिच्छेद वाले हो गए हैं, कुछ इसमें निर्देश दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए। पहले भी 5 परिच्छेद दिए गए थे, फिर से 5 परिच्छेद दिए गए हैं। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। तो पहला परिच्छेद पढ़ना है, पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा परिच्छेद पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 3, 4, 5, 6, तो 6 क्वेश्चन फिर से परिच्छेद से पूछे गए हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का आ जाता है क्वेश्चन। गुणनफल 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 के अंत में कितने शून्य होंगे? तो इन सबको फटाफट गुणा कर लेना है। 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10 दूनी 20 3 60, ऐसा करके फटाफट गुणा कर लेना है। फिर जितने जीरो हैं लास्ट में जीरो लगा देना है, तो पता लग जाएगा कितने जीरो होंगे लास्ट में। तो ये मैथ का क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, इजी क्वेश्चन है। माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां x + y + z 3 का गुणांक नहीं है, तब XYZ + y × z × x + z × x × y विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं होगा? तो ये भी मैथ का क्वेश्चन बनता है। अगला, माना कि PQRS इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P - 2016 = Q + 2017 = R - 2018 = S + 2019 है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी? तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इन सब का सलूशन धीरे धीरे आगे वाली वीडियो में करेंगे। अगला, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 और 5 द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाई जा सकती हैं? यह भी मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति X किसी कार्य को 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी कार्य को 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये भी मैथ का है। अगला, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्थान X से Y तक यात्रा करता है। Y से X तक 2v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, फिर X से Y तक 3v किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, फिर Y से X तक 4v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल कितनी होगी? ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला, कक्षा 10 की गणित जो पढ़ा होगा ठीक ठाक से, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके का अंतर 63 है? तो ये भी मैथ का ही है। यदि भिन्नों 2/3 3/4 4/5 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस एक मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा, यानी सबसे कम परिवर्तन किस में होगा? तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अभी तक 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं। अगला, एक अंक n बड़ा है 3 से भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। एक अंक n > 3 भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? पहले स्टेटमेंट दिया गया है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। अगला,
यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? मैथ का क्वेश्चन। अगला, पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 किलोग्राम हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या होगा? यह भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला, एक मेंढक फिसलन वाली दीवारों वाले 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेंढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे जाता है। कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक के लिए कितनी जरूरी फुदकन की संख्या है? यानी कितनी बार फुदकेगा, क्योंकि हर बार फुदकता है 30 सेंटीमीटर ऊपर जाता है लेकिन 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से कितनी बार फुदके कि वो बाहर आ जाए, और जबकि कुएं की जो गहराई वो 4.5 मीटर तक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। फिर परिच्छेद वाला आ गया। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले ही नोट कर लेते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 परिच्छेद दिए गए हैं। परिच्छेद पढ़ सकते हैं, ये परिच्छेद है और ये क्वेश्चन है। फिर ये परिच्छेद है यहाँ तक, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये परिच्छेद, फिर अगला ये परिच्छेद, यहाँ पर क्वेश्चन, फिर ये चौथा परिच्छेद, इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन, फिर 5वां परिच्छेद, इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए 5 परिच्छेदों से। अगला प्रश्न, शब्द DELHI के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द D के साथ शुरू होता है और I के साथ समाप्त हो जाता है। यानी सबसे पहले D रखना है, लास्ट में I रखना है। ये दो तो कांस्टेंट है, रखना है वहीं पर। एक बार ELHI रख दिया, फिर एक बार LEHI रख दिया, LEH रख दिया, फिर HLE रख दिया, फिर HEL रख दिया। ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना बन सकता है? 6-7 बनेंगे। और कितना बनेगा तो इसमें करके देखना है, बाद में इसको ट्राई करेंगे कितना बनेगा। लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला, एक बोतल में द्रव A की 20 लीटर मात्रा है, जिसमें द्रव A की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव B की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकाल दी जाती है और द्रव B की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। अंतिम मिश्रण में द्रव A की मात्रा का द्रव B की मात्रा से अनुपात क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। अगला, एक बल्लेबाज का उसकी 5वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? यह भी मैथ का क्वेश्चन है औसत वाले चैप्टर से। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है। मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक 27 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। 61वां प्रश्न, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3.5 मीटर और 8 × 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हों? यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न आंकड़ों पर विचार करना है। एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, वर्ष के दशकीय वर्ष दिए गए हैं। 1911, 21, 21 से 31, 31 से 41 दशकीय वर्ष दिए गए हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े दिए गए हैं। फिर उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थे। फिर आवर्त दशमलव निरूपण इतना, यानी कि इस आंकड़े के आधार पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727 चलता जाएगा, किसके समान है? तो इसको डिवाइड कर दशमलव को भिन्न में बदल देना है, बस इतना इजी क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4 और
3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। ये भी मैथ का ही है। अगला प्रश्न, एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है? यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है। मैथ का क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब 51 गुणे 27 गुणे 35 गुणे 62 गुणे 75 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा ट्रिक वगैरह मालूम रहेगा तो काम हो सकता है इसमें भी। 100 से विभाजित करना है, फटाक से विभाजित करने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट इसमें लगेगा, 2.5 नंबर मिल जाएगा खटाक से, और 33% मिल गया तो पासिंग मार्क है पूरा। अगला प्रश्न, 2,500 की एक धनराशि को XYZ में 1:2, 1/2, 3/4, 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यानी 2,500 की धनराशि है, उनको 3 लोग हैं XYZ, जिनको एक को आधा दिया जाता है, एक को 3/4 दिया जाता है, एक 5/6 के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश, जिसको सबसे कम मिला है और जिसको सबसे ज़्यादा मिला है, उनके बीच में अंतर कितने रुपए का होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगला, n के किस मान के लिए संख्या 10⁻n+1 में अंकों का योग 2 है? ये भी मैथ का ही है। 10वीं गणित जो बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, अभी तक 35 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, जबकि पैसेज में देखा जाए तो 7, 6, 13, 6, 19 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। रीजनिंग में 13 क्वेश्चन, लेकिन मैथ में 35 क्वेश्चन अभी तक हो गए। एक कक्षा में 3 समूह A, B, C, यदि समूह A से एक विद्यार्थी और समूह B से 2 विद्यार्थी को समूह C में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मूल्य वर्गों 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती हैं? ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न फिर से परिच्छेद वाले हो गए। 6 प्रश्नांश इसमें दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 परिच्छेद इसमें पूछे गए हैं। तो परिच्छेद देख सकते हैं, ये परिच्छेद है, ये क्वेश्चन है, ये दूसरा परिच्छेद है, ये उसका क्वेश्चन है, फिर तीसरा परिच्छेद है, ये उसका क्वेश्चन है, फिर चौथा परिच्छेद, उसका क्वेश्चन ये, फिर 5वां परिच्छेद, उसका क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इसमें। तो 6 क्वेश्चन ये पैसे से पूछ लिए गए फिर से। अगला, एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। ये 3 विकल्प दे रहा है एक दुकानदार ग्राहक को कि पहला 10% और 20% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% सेवा कर की भुगतान। यानी पहले 10%, 20% का क्रमिक बट्टा दे रहा है, जिसको क्रमिक बट्टा बोलते हैं। उसके बाद 10% सेवा कर का भुगतान। ये कक्षा 10 का जो साइंस, जो आर्ट साइड वाला मैथमेटिक्स होता है कक्षा 10 में, उसको जो पढ़ा होगा वो उसको आराम से कर लेगा। पहला ही चैप्टर बट्टा वट्टा टाइप का इसमें है कक्षा 10 में। और यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में भी बताया है कि जो कक्षा 10 के स्तर की जो मैथमेटिक्स हैं वही पूछी जाती हैं, और सारा का सारा कक्षा 10 के ही लेवल का पूछा गया है। जो साइंस साइड और आर्ट साइड का जो मैथमेटिक्स पढ़ लेगा अच्छे से 1-2 महीने में पूरा, उसका पूरा सवाल हल हो जाएगा। और सिर्फ मैथ के ही बल पे वो CSET को क्वालिफाई कर सकता है, सिर्फ मैथ के बल पे। पैसेज रीजनिंग कुछ ना करे, सिर्फ मैथ पढ़ लें, पूरी उसकी CSET कंप्लीट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है इसमें। अगला प्रश्न, A से Z तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI इज इक्वल टू इतना, DEF इज इक्वल टू इतना, तो ABC किसके बराबर होगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में लुप्त पद @ क्या है?
एक तरफ ACPQ रेशियो, BESU समानुपाती, MNGI रेशियो, यहाँ पे जो क्या चीज़ भरा जाएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 1/2 की पावर -6, 1/4 की पावर -3, 1/3 की पावर -4, 1/6 की पावर -2, तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या इसमें से है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको पता होगा कि जो CSAT का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, जिसको पूरा सॉल्व कर लेने पर 200 नंबर का पूरा हो जाता है। 200 में से आपको 33% नंबर हासिल करना होता है, यानी कि 33 दूनी 66, यानी कि मोटी मोटा 70 नंबर अगर जो हासिल कर लिया वो पूरे CSAT को क्वालिफाई कर सकता है। इन सब की कैटेगराइज मैंने 3 पार्ट में किया है, एक मैथ, एक पैसेज, एक रीजनिंग। मैथ में देखा जाए तो 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसेज में 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, 38 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं, और 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। यानी कि 38 मैथ से, 25 पैसेज से, 15 रीजनिंग से, तो 5, 5, 10, 10, 8, 18, हासिल लगा 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 78 क्वेश्चन बन पाए, यानी कि 2 क्वेश्चन मेरा कहीं से छूट गया है। कुल मिला के मोटी मोटा 38 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन पैसेज से, 15, 16, 17 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए हैं। जो सिर्फ मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लेगा कक्षा 10 में, उसका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।